बच्चों हम उस टॉपिक को मेंशन कर रहे हैं कि न्यूटन्स को दिमाग में ये लॉ ऑफ ग्रेविटी का आइडिया कैसे उसने फार्मूला को ड्राइव किया था। हम उस टॉपिक की बात कर रहे थे बच्चों, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक्चुअली हमने उल्टा लिख रहे हैं, ए सी बाई ए ना करके एक काम करते हैं। जो बच्चों एप्पल की एक्सेलरेशन हमने जो लगे थे सरफेस के ऊपर और ए सी जो मून की एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल लगे थे, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट बच्चों हमने निकाला था कि 9.8 अपॉन 0.0027। तो जब ये डेटा आती है बच्चों वैल्यू, ये अप्रॉक्स ध्यान रखना एग्जैक्ट नहीं आती है। एप्पल की एक्सेलरेशन और ये मून की जब एक्सेलरेशन की रेशियो जब लिया गया बच्चों, तो लेने के बाद इसकी वैल्यू अप्रॉक्स जो मिला वो 3600 का मिला। यानी कि जो चंद्रमा जो मून है बच्चों उसकी एक्सेलरेशन अर्थ की जो करवा रहे हैं और अर्थ की सरफेस पे जो बॉडी है एप्पल उसकी जो एक्सेलरेशन करवा रहे हैं, दोनों का रेशियो कितना लिया गया 3600 अप्रॉक्स है, नॉट एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू, क्योंकि आप एग्जैक्ट निकालेंगे तो 3600 के आसपास आती है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं आती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले ए अपनी डिस्टेंस, अब हम करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ मून और डिस्टेंस ऑफ एप्पल कितना आएगा। तो हमने अभी बच्चों लिखा गया था कि एक्चुअल में अर्थ के ऑर्बिट में, जैसे आपकी पता अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट में मून है, इसके बीच का डिस्टेंस जो बच्चों है वो 3,85,000 किलोमीटर है, ठीक है। 3,85,000 किलोमीटर मून की डिस्टेंस है। तो बच्चों हमने कहा डी मून की डिस्टेंस अपॉन एप्पल की डिस्टेंस, जो बच्चों डिस्टेंस हमारा कितना आएगा एप्पल का, तो ये तो सरफेस पे होते, तो अर्थ के सरफेस पे बच्चों होंगे तो कितना डिस्टेंस हो गए 6400 किलोमीटर। तो अब इसकी वैल्यू 3,85,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 6400 किलोमीटर। तो बच्चों इसको लेते हैं तो इसका भी वैल्यू अप्रॉक्स जो हमें मिलता है डी मून बाई डी एप्पल की जो डिस्टेंस आ रही है, जरा ध्यान से देखें वो कितनी आ रही है, अप्रॉक्स 60 के आसपास आ रही है। क्लियर है बच्चों, कितना आ रहा है 60 के आसपास। अब हम एक काम करते हैं कि अगर जो रिजल्ट आई है, जरा इस रिजल्ट को देखिए कैसे इसने रिलेट किया कि इस दोनों का स्क्वायर कर दिया गया, डी मून बाई डिस्टेंस ऑफ एप्पल जो बच्चों आया, इसको क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद ये डेटा इसको कितना मिल गया 3600। अब जैसे स्क्वायर करके देखता है न्यूटन ने तो इसको पता चला कि ओ ये तो इक्वल आ रही है, एक्सेलरेशंस की रेशियो बच्चों, एक्सेलरेशंस की रेशियो और जो डिस्टेंस की रेशियो कितना आ रही है स्क्वायर करने के बाद इक्वल आ रही है। तो इसने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस को क्या कर दी, इक्वेट कर दी। तो जैसे इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो इसके दिमाग में देखिए क्या निकाल के देता है बच्चों, ये कैसे इसने, इसलिए तो महान साइंटिस्ट होते थे। एप्पल अपॉन ए मून की जो आ रही है वो डी मून बाई डी एप्पल के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जो ये रिजल्ट आई है, जरा रिजल्ट को देखें बच्चों कि जो एप्पल ऊपर है तो डिस्टेंस नीचे क्या है एप्पल का है, यानी कि एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का क्या कर रहा है, इनवर्स फॉलो कर रही है। आगे आना है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। तो यहीं से आइडिया पता चला न्यूटन के अंदर कि एक्सेलरेशन जो होती है हमारे डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करते हैं, कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट जितनी दूर जाती है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों, उतनी ही कम हो जाती चली जाती है, वो भी स्क्वायर के अंदर। तो ये दोनों इक्वेशन जब क्रॉस के अंदर जो होती है तो इनवर्स स्क्वायर को लोगों को फॉलो करता है। तो अब ये बात न्यूटन को समझ में आ गया था बच्चों, ये बात न्यूटन को समझ में आ गया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लानट से जितना दूर है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लानट से जितना भी दूर है, अगर उस ऑर्बिट के अंदर रोटेशंस कर रही है तो उसकी डिस्टेंस अगर मान के चले आर है बच्चों कि हमने आर है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर की होगी। तो पहली लॉ न्यूटन के दिमाग में इसी रिलेशंस को लाने के बाद, कैलकुलेशंस करने के बाद ये पता चला कि एक्चुअल में डिस्टेंस की जो है ना स्क्वायर को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ गया कैसे। अब सवाल है फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन था बच्चों तो फोर्स कौन लगा रहे हैं, तो फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है, किसके ऊपर, मून के ऊपर, या अर्थ से बाहर किसी ऑर्बिट में जाते हैं तो मून लगाते हैं। तो अगर आपको फोर्स लगता है तो दोनों तरफ मास कैलकुलेट कर दे, मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, तो m बाई कितना आएगा आर स्क्वायर, तो मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूटन का सेकंड लॉ लग जाती, मास इंटू एक्सेलरेशन जहाँ रहेगा वहाँ पे न्यूटन की सेकंड लॉ आ जाती है, और सेकंड लॉ कहता है कि ठीक है F इक्वल टू बच्चों क्या होगा
एम ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² है बच्चों, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ सेकेंड लॉ के हिसाब से 1 कितना है r², ठीक है ना, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² है। तो ये जो रिजल्ट जो मिली है सॉरी m/r², ये न्यूटन्स की फोर्स से मिली है कि भाई अगर किसी बॉडी पे कोई बॉडी अगर अर्थ की ऑर्बिट में घूम रही है तो उसके ऊपर जो अर्थ सेंटर की ओर लगाने वाली फोर्सेस एफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m/r² लगती है। मास की प्रोपोर्शनल आ रही है, क्यों आ रही है दिख रहा है, क्योंकि एम ए करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मास से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फोर्स निकालना है तो, क्योंकि न्यूटन में सेकेंड लॉ हमें यही सिखाई जाती है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होती है, और ये बात प्रूव करके दिया गया है, ठीक है। अब जो है ना न्यूटन का था सेकेंड लॉ बच्चों यहाँ लग जाती है, लेकिन हमें बताइए कि अगर चंद्रमा मून को बच्चों अगर अर्थ अपनी तरफ खींचती है तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि चंद्रमा भी मून को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन हमेशा होगा कि नहीं होगा, बताइए। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस क्या होते हैं, अपोजिट इक्वल होती है, भी न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो जो भी न्यूटन ग्रेविटी के अंदर खोज करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अपनी इक्वेशंस को बना रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो न्यूटन की अपनी ही लॉ को सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर ये बच्चों इस फोर्स इस बात पर भी डिपेंड करता है कि अर्थ जितनी ताकत से मून को खींचेगा तो मून भी अर्थ को खींचेगा, तो यहाँ से आप अर्थ की मास को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एम इंटू स्मॉल अपॉन r² निकल के आती है। तो अब ये लॉ ऑफ ग्रेविटी की फॉर्मूला बच्चों यहाँ से बन जाते हैं। यहाँ से बन जाने के बाद अब जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद जो है ना एक नई कांस्टेंट आती है जिसको नाम है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई r² लिख सकते हैं। बताइए कैपिटल एम अपॉन, अब इस जी को बच्चों जो बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू बच्चों जी की जो वैल्यू होती है हमारे पास, ये कैलकुलेट किया गया है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 यूनिट। अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो जी r² को इधर भेजेंगे तो न्यूटन मिलेगा, मीटर स्क्वायर मिलेगा, केजी मास इंटू मास केजी डिवाइड होकर kg² हो जाएगा, तो हमें नीचे क्या मिलेगा बच्चों, kg का स्क्वायर। तो अब जो हम यहाँ से एक्चुअल में न्यूटन लॉ पढ़ते हैं, तो इससे पहले अगर ज़्यादातर लोग पढ़ाए जाते हैं तो क्या करते हैं, ये सारे एक्चुअल फैक्ट नहीं बता के वो डायरेक्ट क्या करते हैं इस फॉर्मूला को कि हाँ न्यूटन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास की प्रोपोर्शनल होती है न्यूटन लॉ। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, इसके पीछे हर लॉजिक, हर फॉर्मूला थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले फिजिक्स में लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉर्मूला अपने मर्जी से कहीं भी लगा दिया गया हो, ऐसा नहीं होती है। उसके पीछे कहीं ना कहीं कॉज ऑफ रीजन्स होती हैं, और यही जानना ही हमारे लिए फिजिक्स का क्या होती है, स्टडी होती है। तो जब ये फॉर्मूला बच्चों हमने एक्सपेरिमेंट ड्राइव थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के बाद ये हमारा फॉर्मूला बन जो न्यूटन्स की लॉ ऑफ ग्रेविटी पूरी तरह एक्सप्लेन हो जाती है, और ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड हो जाती है यूनिवर्स में, हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर प्लैनेट के लिए, ठीक है ना। ये पूरी तरह वैलिड हो जाती है हर सारे पार्टिकल्स के लिए। इसलिए और जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल बच्चों इसलिए लगते हैं क्योंकि जी की वैल्यू फिक्स होती है, चाहे आप इस प्लैनेट को कैलकुलेट करके सोलर सिस्टम से किसी और भी सोलर सिस्टम में चले जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसलिए जी की वैल्यू फिक्सेबल होती है, चेंज नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या ये बात पूरी तरह समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहाँ से आने के बाद अब न्यूटन्स की ये सारे कहानी लिखने के बाद, ये सारे फॉर्मूला देने के बाद, इसने अगर आपने देखो एक्चुअल में अगला टॉपिक जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल के अंदर कहा गया है, यही बात यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि अलॉन्ग विद द 3 लॉ ऑफ मोशन न्यूटन पब्लिश द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन 1687 में अंदर पूरी थ्योरी को स्टडी करने के बाद, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देने के बाद 1687 में पब्लिश करता है। अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से सारे पार्टिकल की जो मैटर्स होती है हमारे यूनिवर्स में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि मास होती है। और एक्चुअल में ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बच्चों आया गया है कि जो मून अर्थ को खींच रहा है, अर्थ मून को खींच रही है, तो रीजन क्या है, मास की वजह से, ठीक है ना। तो दुनिया में कोई ऐसी पार्टिकल नहीं है जिसके पास मास नहीं है, सबके पास मास होते हैं। तो जिसके पास जितना ज़्यादा मास होते हैं उसको उतनी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्सेस लगती हैं, जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सारे कैलकुलेट करने के बाद, थ्योरी देने के बाद न्यूटन ने इस बात को जानकारी दे रहे हैं कि दुनिया में, यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल है जिसके पास मास है, मास तो सबके पास है, एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, अट्रैक्टेबल्स होती हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्रोडक्ट के मास के बराबर होती हैं। आपने देखा था अभी जस्ट